दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको ज़रूर से चेक कर लेना। काफ़ी सारी कंपनीज़ हमने डिस्कस की है और काफ़ी कुछ बड़ी अपडेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस की है। देखिए दोस्तों, आज क्या हुआ है, आज स्मॉल कैप्स चले हैं, हो सकता है कल स्मॉल कैप फंड भी चले, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी चली है, इंडेक्स चले हैं, लेकिन 2 ऐसे स्टॉक्स है जिसमें इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके हैं। अब क्या ये स्टॉक रिकवर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में बातचीत करते हैं। हो सकता है ये स्टॉक आपके पास में हो सकता है नहीं हो, लेकिन उसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, या फिर स्मॉल कैप में अगर किसी को निवेश करना है तो वो कैसे बहुत ही कम रिस्क के साथ में अच्छे रिटर्न्स के साथ में निवेश कर सकता है। देखो, फर्स्ट कंपनी एचएलई ग्लासको, 20% का एलसी इसमें लगा, लोअर सर्किट के साथ में क्लोजिंग है इसमें। अब कल इसका रिजल्ट आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं क्या कुछ है, परसेंटेज आपको बता देता हूँ, लेकिन मार्जिन देखते हैं सबसे पहले। तो 13% का घट के 6% का हो चुका है, यानी हाफ हो चुका है। अब इन छोटी कंपनीज में यही सीन चलता है। अभी पिछले वीडियोस में हमने देखा फिनोलेक्स केबल को, जिसमें उसके प्रॉफिट के मार्जिन एकदम से उड़ गए, तो प्रॉफिट अगले ही कुछ क्वार्टर्स में जा भी सकता है। तो साइकिल्स का आइडिया होना चाहिए, टेक्निकल्स की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, तब तो आप बचोगे, टिकोगे मार्केट के अंदर, टिक जाओगे तो फिर पैसे भी कमा जाओगे। तो नेट प्रॉफिट आप देखो 82% के साथ में गिरा है इसमें, एबिटा 44% ही गिरा है, लेकिन नेट प्रॉफिट 90% के आसपास गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि इन छोटी कंपनीज में कर्जे काफ़ी होते हैं, कर्जों पे ब्याज भी देने पड़ते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करती है सभी कंपनीज जब भी कोई ग्लोबल सिचुएशन ख़राब होती है, कई क्वार्टर्स निकल जाते हैं, पैसे नहीं बन पाते हैं, ब्याज लेकिन इनको देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती है। आप देख सकते हैं सेल्स कंपनी की आई है, कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, जिसमें ग्रोथ है वायनर बेसिस पे कंसिस्टेंटली, लेकिन कंपनी का मुनाफा डाउन ट्रेंड के अंदर है, 70 का 40 हो चुका है। ठीक है, कोशिश की थी 40 से 61 जाने की, लेकिन उसके बाद में अगेन स्टॉक नीचे। तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है? वो आपको बताएगा टेक्निकल। अब ये स्टॉक लिस्ट होने के बाद में देखो, ये एनएससी में तो यहाँ पे लिस्ट हुआ था, बीएससी में काफ़ी पहले से था, तो जब से डेटा एनएससी का उसको ही चेक कर लेते हैं, तो बहुत ही कम टाइम के अंदर कुछ ही महीनों में 321% के रिटर्न्स बन गए थे। ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जो भी चल रही है, कल उनमें भी ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन उसके बाद में देखो होता क्या है, गिरावट आती है। जैसे स्काई गोल्ड के लिए किसी ने कमेंट किया था कि सर बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, उम्मीद से भी ज़्यादा पैसा बन गया, अब मैं इसको 10 साल होल्ड करूंगा। वो बहुत बड़ी गलती होगी, 10 साल में पता नहीं स्टॉक कहाँ पे जाएगा। जब तक मोमेंटम है, जब तक नंबर्स अच्छे आ रहे, जब तक फिनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स अच्छे, जब तक उसको रखो, उसके बाद में निकालना पड़ता है, प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। मैं ऐसा आपको कोई, आप अपनी हिसाब से करिए, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से करिए, जस्ट मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि यही मार्केट है, मार्केट इसी को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है, स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता गया, 85% तक नीचे चला गया। अभी भी कुछ कंपनीज है, ईएमएस कंपनीज है जो क्रैश हुई है, अभी रिकवरी आ नहीं पा रही है। तो रिकवरी जब भी आएगी इन कंपनीज में, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक यहाँ से सीधा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको ये जो तेजी इसका मौका मिलेगा ही नहीं। तो पहले से लोग खरीद के रख लेते हैं, उसके बाद में कई साल अपने खराब कर देते हैं, कैपिटल ब्लॉक करते हैं, उसके बाद में उनको कुछ मिलता भी नहीं है। तो वो गलती नहीं करनी चाहिए, जस्ट ये सिखाने का एक मोटिव है। और जो स्टॉक गिरने के बाद में यहाँ पे देखो कुछ रेसिस्टेंस बनाए थे, उस रेसिस्टेंस को तोड़ा नहीं, तो स्टॉक कहाँ से चलेगा? और वो टेक्निकल आपको समझाता है कि नंबर्स इसके अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्निकल्स पहले से ही प्राइस इन कर लेते हैं आगे के क्वार्टर्स को। तो ये रिकवरी आई थी, बट ये जो रेसिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सेकंड कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी। अब इसमें भी काफ़ी लोग इन्वेस्टेड हो गए, इसको भी थोड़ा समझो। 5% नीचे आज गया, ये 14 का पीएस का, स्टिल यहाँ पे स्टॉक को बेचा जा रहा है इतनी कम वैल्यूएशन पे भी, 6000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर। अब रीज़न क्या है इसके? नंबर से रीज़न, नंबर ही रीज़न था स्टॉक चलने के पीछे का, और नंबर ही रीज़न है स्टॉक के गिरने के पीछे का। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो 2 कंपनीज हैं ये कभी ऊपर नहीं जाएगी, इनकी साइकिल चेंज भी होगी, प्रॉफिट इनके बढ़ेगी भी, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेगी भी। हमने काफ़ी सारी कंपनीज देखी है जो गिरने के बाद में ब्रेकआउट करती हैं, अच्छी तेजी आती है, बट वो कब होगा वो नहीं पता है। तो सेल्स कंपनी की 15% ऊपर है, प्रॉफिट कंपनी का 18% नीचे है। अब यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई प्रॉफिट के मार्जिन्स में। मार्जिन्स चलो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गिरे हैं क्यों उनकी बेसिस पे, बट ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो हुआ क्या है, ब्याज, जो कंपनी लोन उठाती है, कर्जे उठाती है, उस पर ब्याज कितना दे दिया, इंटरेस्ट कितना दे दिया, 80 करोड़ का। अब ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें आ गई थोड़ी। तो ये रीज़न है। साथ में हम देखें अभी तक के, यानी लास्ट कुछ 4 क्वार्टर के प्रॉफिट कैसे हैं, तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है।
तो यहाँ पे ये चीज़ मार्केट को पहले से पता थी कि प्रॉफिट नीचे जाएगा, वाई एंड वाई बेसिस पे हो सकता है कुछ साल हम अच्छे नहीं देखें, तो टेक्निकल स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया था पहले से ही, और उसका डेटा भी मिल रहा था यहाँ पे 9%, 8%, 8%, 8.16%। ये डेटा भी नहीं देखा तो कम से कम टेक्निकल्स में सिचुएशन क्लियर हो गई थी। ठीक है, पैसे बने भी है, पैसे गए भी है, ये साइकिल है, मार्केट चलेगा गिरेगा भी, स्टॉक भी चलेगा गिरेगा भी, लेकिन उसके बाद में रिकवरी भी आएगी, ये सब चीज़ें होगी। एक और रीज़न दोस्तों यहाँ पे इस गिरावट को और तेज बनाने के पीछे का ये बन गया कि कंपनी के सीएफओ ने, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने रिजाइन मार दिया। Q1 का प्रॉफिट भी गिर गया, साथ में रेजिग्नेशन भी दे दिया। अब देखो इसका रीज़न तो ऑब्वियस इन्होंने बोला है पर्सनल है, बाकी मार्केट को ये रेजिग्नेशन बुरे ही लगते हैं और उसके पीछे जो रिएक्शन है वो आप देख चुके हैं। तो दो बैड न्यूज़ है, उसके चलते स्टॉक गिरा है। फर्स्ट टाइम हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया था क्योंकि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ मक्खन था, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, प्रमोटर बाइंग, FIDI सब कुछ अच्छा था। उसके बाद में काफ़ी रिटर्न्स बने इन्वेस्टर्स के। टॉप इसने 921% का लगा दिया, यानी 10x 10 गुना जो मल्टी बैगर रिटर्न है वो इसमें बन गए। क्यूपिड भी एक मल्टी बैगर है जो जस्ट अभी हमने ट्रैक करना शुरू किया है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो कल उसमें भी ये सब हो सकता है, कल किसी भी कंपनी में ये सब हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि कंपनी कैसा कर रही है, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, टेक्निकल्स कैसे है, गाइडेंस कैसी है, कितनी बुरी है कितनी अच्छी है। जैसे डिक्सॉन अभी ठीक ठाक कर रहा है, रिकवरी भी कर देता है। PGL में नहीं हो पा रहा है क्योंकि कंपनी ने बोल दिया कि 2-3 साल हमारे खराब जाएंगे। अब यहाँ पे ये कंपनी नहीं बताती कितने साल खराब जाएंगे, तो इसलिए देखना पड़ेगा। अब देखो स्टॉक 52% नीचे है, 52% नीचे है, और इसमें यहाँ पे साइकिल में रिवर्सल आया था। गिरावट का जो दौर है यहाँ से शुरू हुआ, TG यहाँ पे ख़त्म होती है ब्रेकडाउन पे। अब ये ब्रेकडाउन कर गया, उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। हम क्या देखते हैं, ये सब चार्ट भूल जाओ एक बार, ये सब मत देखो, ठीक है, आप यहाँ तक देखो बस। स्टॉक सपोर्ट पे है, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट दे तब जाके एक स्विंग मिलेगा और बड़ी तेजी मिलेगी। अभी हम यही तो डिस्कस करें सभी कंपनीज में, क्योंकि अगर ये नहीं मिला गलती से और उसके बाद में एक और ब्रेकडाउन हो गया, तब समझ जाना गेम ओवर है कुछ टाइम के लिए, कुछ क्वार्टर कुछ साल इसके अच्छे नहीं जाएंगे, जो कि ऑब्वियस है, छोटी छोटी कंपनीज में कई साल ठंडे जाते हैं। तो वो सीन यहाँ पे बना। उसके बाद में एक सपोर्ट और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, लेकिन फिर भी ये रेसिस्टेंस टूट नहीं पाया। उसके बाद में एक और गिरावट। अब स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स अपने सपोर्ट को लिया है, तो ये इसके ब्रेक होने का एक कारण बन सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकडाउन करेगा स्टॉक यहाँ से और गिरेगा, क्योंकि वो नहीं पता है, अभी टेक्निकली देखेंगे क्या होगा, लेकिन अभी चलेगा नहीं ये हम बोल सकते हैं। तो अभी जो लोग सपोर्ट पे भी बाइंग कर रहे हैं, वो भी एक तरह से ये समझ के बाय करे कि मेरे बाय करने के बाद में स्टॉक नहीं चलेगा और हो सकता है मुझे और नुकसान भी हो जाए बाय करने के बाद में। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इन सभी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, सबसे आसान क्या है, या तो आप सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करो, सही टाइम पे एंट्री लो। सही टाइम एग्जैक्टली तो देखो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी आप टेक्निकली फंडामेंटली देखते हो चीज़ों को उस हिसाब से प्ले करना। या फिर आप बड़ी कंपनीज में तो प्ले करो, मिड कैप कंपनीज में प्ले करो, और छोटी कंपनीज में फंड के थ्रू प्ले करो। ये मैं आपको कई बार बताते रहता हूँ और अभी भी मैं आपको यही सॉल्यूशन दूंगा। ऐसा नहीं है स्मॉल कैप कंपनीज नहीं चलती है, क्यूपिड है, बहुत सारी कंपनीज है। फंड में इन्वेस्ट करोगे तो देखो वैसी कंपनीज भी आप फाइंड नहीं कर पाओगे, उतना बड़ा पैसा भी नहीं बनेगा, लेकिन आपका पैसा इतना डूबेगा भी नहीं है। स्मॉल कैप फंड में पैसा डूबेगा आपका, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं टूटेगा, आपका पैसा टूटेगा। कैसे टूटेगा आप देख सकते हैं, ये एक टाइम का, ऐसा नहीं है खरीदना है आपको, वैसे आप इसको ले भी नहीं सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। एक टाइम का सबसे अच्छा फंड ये हुआ करता था, 5 स्टार रेटिंग, यहाँ तक कोविड से पहले तक इसको कोई बीट नहीं करा था। जैसे आज के टाइम पे कॉन्ट है या फिर निपॉन है, ये जो टॉप फंड्स है, उस समय ये था। अब इनमें भी चेंजेस होते हैं, ये भी मैं आपको डेटा दे चुका हूँ कि 10 साल 5 साल पहले देखो क्या सिचुएशन थी, पराग परी कहाँ पे था, अभी कहाँ पे है, मोतीलाल ओसवाल 0 पे था, अभी कहाँ पे चला गया, ये सब चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फंड में कम से कम आगे चल के आपको हो सकता है रिकवरी मिल जाए। गिरावट यहाँ पे भी हो गया, आपका पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा 33%। 2017-18 देखो कितना बुरा था। इंडेक्स 45% गिर गया था, 50% गिर गया था। ठीक है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट ये भी आपको देखना पड़ेगा कि यार 5 साल निकल गए, पैसे नहीं बने, डबल ही नहीं हुआ। स्मॉल कैप होते हुए पैसा डबल नहीं हुआ, 5 साल हमने लगा दिए। इतना FD में मिल जाता, इतना तो डेट फंड में मिल जाता, लिक्विड फंड में मिल जाता, लिक्विड में नहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड में मिल जाता। ये भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन में
दुविधा है, डिफ़िकल्टी है, रिस्क है, तो फिर ऑब्वियसली यही एक सहारा है। अब इनमें भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया दे चुका हूँ कि कौन-कौन से फंड्स अच्छे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। देखो, गारंटी किसी की नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनका ईयूएम कम है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज में लिक्विडिटी इशू होता है, ठीक है, मार्केट कैप कम होते हैं। अगर किसी ने 50-60 करोड़ के स्टॉक्स ले लिए और उसको एग्जिट करनी होगी ना, वो कर ही नहीं पाएगा। नंबर मैंने ऐसे ही बता दिया, 500 करोड़ मान लो, जो भी मानना है, यानी हैवी अमाउंट का पोर्टफोलियो किसी ने बना दिया, जैसे 30, 40, 50 हज़ार करोड़ के फंड है, तो उसका 1% कितना होगा लगा लो। और एक फंड है जो 10,000 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का है, उसका 1% कितना होगा। तो ये जो छोटे फंड्स है वो बहुत आसानी से एग्जिट कर पाएंगे। वो एग्जिट करेगी तो स्टॉक एलसी में नहीं जाएगा, उनको सही प्राइस पे एग्जिट करने का मौका मिलेगा। सही कंपनी वो खरीद सकते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी कम हो। क्यूपिड जैसी कंपनी भी ले सकते हैं, नहीं तो ये बड़े फंड क्यूपिड ले ही नहीं सकते, एसिम में कहाँ से लोगे, ये छोटे फंड ले सकते हैं। तो स्मॉल कैप्स में किसी के पास में बड़ा फंड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और फंड अगर आप रखने के बारे में प्लान करो ना, तो फिर आप एयूएम देख लेना बस। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ उसको बेच दो, वो सब आपकी है कॉल, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। बैक टेस्ट करके आप डेटा देख सकते हैं, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसमें। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा सबसे छोटे एयूएम वाले फंड मैंने देखे। इन फंड्स का ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छे हैं आप ले लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो स्मॉल कैप अभी यहाँ पे है, इंडेक्स कई फंड यहाँ पे है, कॉन्ट भी यहीं पे है आई थिंक, और ये देखो निकल चुका है आगे, क्योंकि एयूएम कम है 3,000 करोड़ का, जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसके अंदर। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ये भी देखो कितना ऊपर जा चुका है, 27% के CAGR, 2572 का एयूएम है। ये भी बढ़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक बढ़ेगा जब तक आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में महिंद्रा, ठीक है, मुझे नहीं पता इन फंड के बारे में, सच बता रहा हूँ, जस्ट मैंने फिल्टर किया है और मैं जस्ट डेटा बता रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से देखिएगा छोटे फंड्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपको एक बड़ा फंड लेना है तो टेक्टिकल जो प्ले करता है वो काउंट करता है रिस्क मैनेजमेंट और ग्रोथ के हिसाब से, तो ये बड़ा होने के बाद भी अच्छी ग्रोथ दे देता है क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव है। तो आप क्या कर सकते हैं स्मॉल कैप में, अगर आपको सच में प्रॉफिट नहीं हो रहा है इतने टाइम से, आप नुकसान ही नुकसान उठाते जा रहे हो और आप लूजर्स में एड ऑन करते हो, आप जो स्टॉक खराब करते हो उसमें और परचेज करते हो, आप बेच नहीं पाते हो, आपको नहीं आता है बेचना, या फिर आप इमोशनल हो जाते हो बेचते टाइम कि यार ये लॉस हो जाएगा, मत करो स्मॉल कैप में निवेश। फंड में निवेश करो, लार्ज कैप में प्ले कर सकते हैं, मिड में प्ले कर सकते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है, स्टॉक ले दे के रिवर्स कर जाते हैं, इतना नहीं गिरते हैं। तो ये जस्ट एक एडवाइस है, सजेशन है आपके लिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।